लेज़र का इस्तेमाल सभी में किया जा सकता है, लेकिन अगर शुरुआती दौर में बीमारियों की जांच होती है तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। देखिए, पाइल्स और फिशर के बारे में मैं बोलूँगा कि अगर ये शुरुआती दौर में पता चल जाता है तो कई बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हर सर्जरी के जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसी तरह लेज़र के भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। देखिए, लोगों को ये लगता है कि ये काफ़ी महंगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो ओपन सर्जरी करते हैं, बड़ी ज़ख्म रहती है, आपको रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना होता है, फॉलोअप का खर्चा है, दवाई का खर्चा बढ़ जाता है। Hello everyone, welcome to our first ever podcast brought to you by GHC Hospitals. Health आपकी जिम्मेदारी है मैं. So today we have a well-known surgeon, Dr. Kishore Naik, with us, who will introduce himself to you. So, sir. नमस्कार, मैं डॉक्टर किशोर नाइक। मैं एक जनरल सर्जन हूँ और लैप्रोस्कोपिक एंड प्रोक्टोलॉजिस्ट भी हूँ, और मैं जीएचसी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज का हमारा फोकस जो है वो है लेज़र एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पे. तो आइए सर से पूछते हैं, सर व्हाट एग्जैक्टली इज लेज़र सर्जरी? लेज़र अगर सरल भाषा में बोला जाए तो एक तरह की वायर रहती है और जिसमें से एक लाइट निकलती है, और ये लेज़र संडास के रास्ते होने वाली बीमारियों में और पैरों की नसों में इस्तेमाल किया जाता है। तो सर ये एग्जैक्टली किन बीमारियों में यूज़ होती है और इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? संडास के रास्ते होने वाली बीमारी, जैसे हम लोग पाइल्स जिसे बोलते हैं, या बवासीर है, फिस्टुला है जिसको भगेंदर भी बोला जाता है, फिशर है, इन बीमारियों में लेज़र का इस्तेमाल होता है। और इसमें कोई चीर फाड़ नहीं होती है। इसका यही फ़ायदा है कि यहाँ चीर फाड़ नहीं की जाती है कोई, और पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट होता है। दूसरे दिन पेशेंट घर पे चला जा सकता है, बहुत कम दर्द होता है और खून भी काफ़ी कम बहता है। तो इन like this is the most easiest way of going for a laser surgery part. यस। जिसमें हमारे पेशेंट्स को एडवांटेजेस ज़्यादा है, आई थिंक. बिल्कुल। तो सर सारी बीमारियों में हम लेज़र इस्तेमाल कर सकते हैं या कि इन कोई स्पेसिफिक चीज़ों के लिए है? लेज़र का इस्तेमाल सभी में किया जा सकता है, लेकिन अगर शुरुआती दौर में बीमारियों की जांच होती है तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे बवासीर के हम लोग डिग्रीज़ में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन शुरुआत के फर्स्ट सेकेंड डिग्री में अगर बवासीर रहेगा तो इनके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। फिस्टुला में जैसे ओपन सर्जरी में बहुत सारी चीरफाड़ होती है, वो चीरफाड़ लेज़र सर्जरी में नहीं की जाती है, और पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट होता है। इसमें दर्द काफ़ी कम रहता है अगर लेज़र द्वारा सर्जरी कराई जाए तो। सर जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि जो फर्स्ट स्टेज रहता है बवासीर की बीमारी का, तो उसमें तो एक नॉर्मल इंसान उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये फर्स्ट स्टेज है, ये मुझे जाना चाहिए अभी? बिकॉज यूजली हम देखते हैं ये तकलीफ बहुत बढ़ जाती है और फिर लोग हमारे पास आते हैं. तो हाउ वुड यू गाइड देम? बिल्कुल, क्योंकि संडास के रास्ते होने वाली बीमारियों में कई बार लोग टालते हैं या शर्म महसूस करते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो मेरा इन सभी लोगों से यही कहना है कि अगर आपको संडास के रास्ते कभी खून बह रहा है, या अगर आप संडास करते समय दर्द महसूस कर रहे हैं, या संडास के जगह के बाजू में कहीं छेद है जहाँ से कुछ मवाद वगैरह जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप जितने जल्द हो सके उतने जल्द आप डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो सर जो हमारी ये बीमारियाँ हैं पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला, तो क्या हम इसके लिए सिर्फ सर्जरी जा सकते हैं या वी हैव डिफरेंट मेथड्स कि हम इसे दवाइयों से भी इसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, पाइल्स और फिशर के बारे में मैं बोलूँगा कि अगर ये शुरुआती दौर में पता चल जाता है तो कई बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे हम दवाई के ज़रिए भी इनको ठीक किया जा सकता है। पर भगेंदर के बारे में सर्जरी ही ऑप्शन है। अभी जैसे मैंने कहा कि लेज़र लेटेस्ट सर्जरी है, वहाँ पे खुली सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़ख़म भी बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर रहता है। हाँ, पर शुरुआती दौर में अगर ये पता चलता है तो डेफिनेटली फिशर और पाइल्स के लिए आप दवा ले सकते हैं। तो सर जो हमारी लेज़र की डिसएडवांटेजेस है, कैन यू एक्सप्लेन इट अ बिट मोर कि इसमें जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो किस हद तक होते हैं?
देखिए, इसे डिसएडवांटेजेस तो नहीं बोल सकते हैं, इसके फ़ायदे ही है लेज़र के। लेकिन हर सर्जरी के जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसी तरह लेज़र के भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेज़र किस मात्रा में यूज़ करनी चाहिए और किस सर्जरी में कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होती है। कई बार होता है कि लेज़र का अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है या ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ज़रूर होते हैं। तो जिसमें हम लोग बोलते हैं कि वहाँ का जो टिश्यू होता है वो डैमेज होता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों में होता है, यानी ना के बराबर बोल सकते हैं आप। और इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, मैं यही बोलूँगा। डिसएडवांटेजेस तो कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस आप बोलते हैं और जो कि सारी सर्जरीज़ में रहते हैं। अगर आप ओपन सर्जरी लेते हो तो भी रहेंगे, लेज़र रहेंगे तो भी रहेंगे। लेकिन लेज़र के डिसएडवांटेजेस तो नहीं है कुछ, फ़ायदे ही ज़्यादा है उसके। कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने कहा दोनों के हैं, ओपन सर्जरी के एज वेल एज लेज़र के भी होते हैं। तो सर, ये जो सारी बीमारियां हैं, इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेशली इन मॉडर्न डे लाइफस्टाइल? बिकॉज आजकल लोगों की लाइफस्टाइल इतनी भागा दौड़ी में हो गई है। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स जो लोग अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकते हैं जिससे ये सब चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती है? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि आज की भागा-दौड़ की ज़िंदगी में कई बार होता है कि हम अपने खाने-पीने के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देखिए, संडास के रास्ते होने वाली जो बीमारी है, इसका प्रमुख कारण यही है कि सख्त संडास होना, बहुत ज़ोर लगाना संडास के लिए। कई बार लोग कहीं घंटे बिताते हैं वॉशरूम में, संडास न आते हुए भी ज़ोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें टाली जा सकती है। इसमें अगर हम अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें, अपने खान-पान के ऊपर ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि ये सारी बीमारी कम की जा सकती है। जैसे मैंने कहा खान-पान के बारे में, तो अगर घर का खाना रहेगा तो सबसे अच्छा है, जिसमें अगर आप फाइबर की डाइट मात्रा बढ़ाते हैं और दूसरी चीज़ें हैं जैसे लीफी वेजिटेबल्स वगैरह है, ये ज़्यादा लेते हैं। पानी अगर आप दिन में कहीं कम से कम 2 लीटर 2 ढाई लीटर पीते हैं, तो इससे ये होगा कि आपकी जो संडास है वो सख्त नहीं रहेगी, आपको ज़ोर नहीं करना पड़ेगा संडास के लिए, और हो सकता है कि ये सारी बीमारी शायद ना हो आपको। तो सर, जो हमारी ये लेज़र सर्जरी है, इवन हमारी ऑडियंस भी इससे रिलेट करती होगी कि लोगों को बहुत टाइम ऐसे लगता है कि लेज़र सर्जरी, ये लेटेस्ट चीज़ें यूज़ होती है तो ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो ये क्या सच में महंगी होती है कि ये एक आम इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, या फिर उनको अफोर्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है? सो हाउ कैन दिस बी डन? देखिए, लोगों को ये लगता है कि ये काफ़ी महंगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो ओपन सर्जरी करते हैं, बड़ी ज़ख्म रहती है, आपको रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना होता है, फॉलोअप का खर्चा है, दवाई का खर्चा बढ़ जाता है। और वही चीज़ अगर आप लेज़र से करते हैं तो इसमें कोई चीर-फाड़ नहीं होती है, दवाई काफ़ी कम लगती है आपको, फॉलोअप भी डॉक्टर के पास जाना बहुत कम रहता है। तो अगर आप ओवरऑल देखा जाएगा तो दोनों के चार्जेस, जैसे मैं आप बोल रहे हैं कि, तो ये सेम ही रहते हैं। ओपन सर्जरी कराई जाए या लेज़र सर्जरी कराई जाए, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो दोनों के जो कॉस्ट मुझे लगती है उतनी ही जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा लेज़र महंगा रहेगा, लेकिन अगर आप देखें तो ओपन सर्जरी से ज़्यादा फ़ायदे लेज़र के हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, पर बेनिफिट बहुत ज़्यादा है लेज़र। तो जैसे ये हमारे ज़्यादा वक्त तक का जो हमारा कॉस्टिंग रहेगा उसको बहुत ज़्यादा कम करेगा। बिल्कुल, आप देखिए अगर एक इंसान है जो काम पे जाता है और वो ओपन सर्जरी करता है, तो Yes. उस वो काम नहीं या कर जी, सकता है, जी। उसका उतना बेड रेस्ट हो डेफिनेटली जाएगा। डेफिनेटली। अगर वही चीज़ वो लेज़र से करता है तो आप दूसरे दिन आप घर पे जा सकते हैं, या 2-3 दिन के रेस्ट के बाद आप काम पे जा सकते हो। तो आप ओवरऑल ये भी देखना चाहिए कि आप कितने रूटीन आपका कितनी दिन में बैक होता है, आप कितने जल्द से जल्द अपने रूटीन पे जाते हैं, तो ये सब देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लेज़र ओपन सर्जरी से डेफिनेटली एडवांटेजेस उसकी ज़्यादा है, और कॉस्ट का आप तो बोलोगे कि थोड़ा महंगा है, पर ओवरऑल देखे जाएगा तो उतना ही हो सकता है। तो सर, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि लेज़र और कौन सी बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव है,
देखिए, लेज़र का इस्तेमाल अलग-अलग बीमारियों में होता है। मैं जनरल सर्जन हूँ, तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैं जहाँ इस्तेमाल करता हूँ, जैसे मैंने कहा संडास के रास्ते की बीमारियाँ हैं, और दूसरी चीज़ है कि जो नसों की बीमारी है, पैरों की नसों की बीमारियाँ है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र अलग-अलग तरीके के रहते हैं, जो यूरोसर्जन रहते हैं वो भी लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, पर उनकी कंडीशन बिल्कुल अलग रहती है। तो सर जैसे आपने अभी कहा नसों की बीमारियां, तो नसों की बीमारी और ये वेरिकोस वेन आर दीज द सेम थिंग, ये एक सेम थिंग है या इनमें कोई डिफरेंट चीज़ें, आप प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। वेरिकोज वेन यानी यही होती है जिसमें पैरों की नसें खुल जाती है, और इसी को वेरिकोज वेन बोलते हैं। सर तो ये वेरिकोस वेन्स जो होती है ये एग्जैक्टली होती क्या है और ये किन लोगों में होती है, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए एज अ एक आम इंसान के आइडेंटिफाई करने के बाद भाई ठीक है हम इसको लेके हम किसी को कंसल्ट कर रहे हैं? देखिए, वेरिकोज वेन्स यानी पैरों की जो नसें हैं वो खुल जाती है। आपने कई बार देखा रहेगा किन किन लोगों के नसें मोटी होती है, जी जी। दिखाई या हरी दिखाई देती है। तो ये जो बीमारी है ये ऐसे लोगों में होते हैं जिनका काम है लंबे समय तक खड़े रहना। तो इन लोगों में ये ज़्यादा दिखाई देती है। पर कई बार होता है कि ये जिसको हम लोग आनुवंशिक बोलते हैं यानी फैमिलियल बोलते हैं, तो जिनके माँ बाप को है उन्हीं में भी चला आती है। ये इस तरह की बीमारी है। तो सर जो ये वेरिकोस वेन्स है अगर हम इन्हें अनदेखा कर दे किसी रीजंस की वजह से या इनको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दे तो इसका जो कॉम्प्लिकेशंस है वो किस हद तक बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, इसके भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर देखते हैं कि इसे अनदेखा किया जाए, लंबे समय तक रखा जाए, तो इनमें अल्सर होने की यानी ज़ख़म होने की बहुत चांसेस है, और ये ज़ख़म पैरों के निचले हिस्से में रहते हैं, और ये किसी तरह से ठीक नहीं होते। कई बार लोग जो अपने ज़ख़म को लेके जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करते रहते हैं, पर वो ठीक नहीं होते, बिकॉज इसका रीज़न वेरिकोज वेन है। ज़ख़म ये हुई है, ये वेरिकोज वेन्स की वजह से हो गई है। कई बार होता है कि नसें फट जाती है और उसमें से काफ़ी खून बहता है, कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है इसकी। तो सर फिर इसके लिए सिर्फ हम क्या सर्जरी के लिए जा सकते हैं या फिर हमारे पास कोई और भी उपाय है जिनको हम यूज़ करके ये इतना सिवियर होने तक का बचा सकते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली अगर ये इतना सिवियर हो रहा है तो द पर्सन नीड्स टू गो फॉर सर्जरी। तो ये कैसे हम इसको कर्ब कर सकते हैं? देखिए, सभी वेरिकोज वेन्स के लिए सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप शुरुआत के दौर में आते हैं तो आप बिल्कुल एक रेगुलर एक्सरसाइज के ज़रिए या रेगुलर स्टॉकिंग्स पहन के भी इसकी प्रोग्रेस टाली जा सकती है, और सभी को सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैंने कहा कि इसे अनदेखा मत करिए। अगर शुरुआत के दौर में हैं तो आप प्रॉपर कंसल्टेंट को मिलिए, उनकी राय ले लीजिए, और जो जो डॉक्टर बताते हैं उसके ऊपर अमल करिए, तो सर्जरी की आपको शायद ज़रूरत ही ना पड़े उसमें। तो सर जो ये वेरिकोस वेन्स है तो ये जब फर्दर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हमको सर्जरी ही ऑप्ट करनी है तो इसका ऑप्शंस क्या है, दैट यू हैव टू गो फॉर ओपन सर्जरी या फिर लेज़र है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि आप जब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो इसके अनेक विकल्प है। जैसे मैंने कहा कि लेज़र सर्जरी है जो इसमें इस्तेमाल की जाती है। शुरुआत में यानी पहले हम लोग ओपन सर्जरी करते थे जिसमें सारी नसें निकाल देते थे, यानी जो ख़राब हुई है नसें। पर अभी ये नसें निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेज़र एक ऐसा विकल्प है जिसमें आप लेज़र बिना नसें निकाले इसे सिर्फ जलाया जाता है, और इसके फ़ायदे भी कई सारे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, लेज़र सर्जरी के फ़ायदे बहुत सारे हैं। इसमें आप बहुत कम समय अस्पताल में बिताते हैं, जल्द से जल्द अपने रूटीन काम पे जा सकते हैं, और लेज़र आजकल बहुत सारी जगह पे वेरिकोज वेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सर जैसे आपने अभी लैप्रोस्कोपिक हमें एक्सप्लेन किया, तो ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किन पेशेंट्स में यूज़ होती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। देखिए, लैप्रोस्कोपी सर्जरी ज़्यादा करके पेट की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि हम आपने सुना रहेगा अपेंडिक्स हुआ है, वो चीरा मार के आ गया, वो बोलता था मुझे 6 टाँके लग गए हैं।
बड़े गर्व से कहते थे। तो अभी वो चीज़ बदल गई है, आजकल दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है और लोगों को भी पसंद आता है कि कम से कम चिरा मार के किया जाए सर्जरी और पेशेंट जल्द से जल्द घर चला जाता है। तो पेट की कई सारी बीमारी है, मैं तो कहूँगा सभी बीमारी, कैंसर सर्जरीज पेट के है, ये सारी चीज़ें आजकल दूरबीन द्वारा कराई जाती है, लैप्रोस्कोपी। और लैप्रोस्कोपी आजकल तो थायराइड सर्जरी जो गले की सर्जरी है उसमें भी कराई जाती है, जैसे लंग की सर्जरी है, थोरैसिक सर्जरी है, उसमें भी करते हैं। तो सर जो ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है ये हम किन कॉमन बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं एंड देन यू गो फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये कौन सी कंडीशंस में यूज़ की जाती है? देखिए, कॉमन सर्जरीज जो दूरबीन द्वारा कराई जाती है वो है पित्त के थैली की पथरियाँ है जो दूरबीन से निकालते हैं, अपेंडिक्स की सर्जरी है, हर्निया है, ये सारी बीमारी की जो है दूरबीन द्वारा कराया जा सकता है। इसके अलावा भी जो कैंसर की सर्जरी, कैंसर्स है, पेट के अंदर के कैंसर, आंतड़ियों के कैंसर्स है, उसकी भी इसका भी इलाज दूरबीन द्वारा करते हैं। बच्चेदानी वगैरह के इसमें कोई गांठ आती है, इसका इलाज दूरबीन द्वारा होता है। ये सारी बीमारी है जो दूरबीन द्वारा कराई जा सकती है, दूरबीन द्वारा इसका इलाज हो सकता है। तो सर हमारी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के फ़ायदे क्या है? कितनी सर्जरी के बाद लोगों को कितना जल्दी इस चीज़ का फ़ायदा होता है एंड देन दे कैन गेट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफस्टाइल? देखिए, लैप्रोस्कोपी सर्जरी या दूरबीन द्वारा की जाने वाली सर्जरी, इनके फ़ायदे कई सारे हैं। आपने देखा रहेगा पहले पुराने ज़माने में या अभी भी कभी कई बार पेशेंट के ऊपर कभी काफ़ी बड़ा चीरा रहता है, कई सारे टाँके रहते हैं। तो दूरबीन द्वारा सर्जरी में ये टाँकों बड़ी कट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत छोटे छोटे जो उसको छेद किए जाते हैं अपने पेट के ऊपर, और वही सर्जरी बहुत छोटे छेद में की जाती है। जैसे मैंने कहा, फ़ायदे, अगर कम छेद है तो उसका दर्द भी कम रहेगा, पेशेंट उतने जल्दी घर से हॉस्पिटल से घर चला जाएगा। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो सर अभी आपने इनके फ़ायदे तो बता दिए, बट अभी हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे कि किस चीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इस सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस जो आप कह रही है वो जो ओपन सर्जरी में होती है वही कॉम्प्लिकेशंस दूरबीन द्वारा भी हो सकती है। तो इसमें ऐसे कुछ बड़ी चीज़ नहीं है कि आप दूरबीन से ऑपरेशन कर रहे हो तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट कॉम्प्लिकेशन के रेट काफ़ी कम हो गए। जो ट्रेंड सर्जन है, जो ट्रेंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, उनके हाथों से कॉम्प्लिकेशन के रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है, काफ़ी कम है उनमें। तो और जैसे कहा आपने कि कुछ अलग चीज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, वही सर्जरी कर रहे हैं पर बड़ा चीरा न मारते हुए छोटे छेद में कर रहे हैं, और बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल ना के बराबर है। नहीं है ऐसे नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन ओपन सर्जरी में हो सकते हैं वही कॉम्प्लिकेशंस लैप्रोस्कोपी में, यानी कुछ अलग ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गया ऐसा नहीं है इसमें। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि आपको इतने साल हो गए एज ए सर्जन वर्किंग इन द हॉस्पिटल्स, आपकी दिन में मल्टीपल सर्जरीज होती रहेगी, तो डू यू थिंक कि पहले के वक्त में और अभी के वक्त में पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को कन्वे करना या उनको समझाना कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, इसमें कितना फ़र्क आया है? बिल्कुल, शुरुआती दौर में जब लैप्रोस्कोपी सर्जरी हम लोग करते थे उस समय पे पेशेंट का मनाने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती थी। लोगों को ऐसे लगता था कि लैप्रोस्कोपी या दूरबीन द्वारा जो सर्जरी की जा रही है वो आधी होगी, पूरी तरह से होगी नहीं है, दोबारा सर्जरी करने की नौबत आ जाएगी। लेकिन वक्त के साथ अभी लोगों का नज़रिया भी चेंज हो गया है, लोगों को भी लगता है कि नहीं, लैप्रोस्कोपी सर्जरी के फ़ायदे बहुत है। आजकल तो लोग खुद से मांगते हैं कि हमें दूरबीन से ही ऑपरेशन करना है। अगर हम कभी बोलते हैं कि शायद हमको ओपन करना पड़ेगा तो नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, उनको कहना होता है कि हमें दूरबीन से ही ऑपरेशन करना है। यानी ये अच्छी बात है कि लोगों में अवेयरनेस आ गया है कि दूरबीन के द्वारा की जाए सर्जरी में काफ़ी फ़ायदे हैं। तो डेफिनेटली चेंज तो हो ही गया है, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गया है और लोग डिमांड करते हैं कि हमें नहीं भाई, हमें दूरबीन से ही ऑपरेशन करना है करके। So sir, thank you so much for joining us on our first ever podcast. We hope we'll share more episodes with you. Thank you so much for sharing your knowledges with us. आपने हमको इतनी सारी चीज़ें बताई, इतने सारे facts बताए, हर चीज़ों को information दी. So thank you so much. Thank you very much.